सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बोल स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपके साथ फराज अहमद और बहुत ही दुखी दिल के साथ आज का ये शो हम कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से अब आउट हो चुका है। पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे शुरू से एंड तक, उम्मीदें कायम हैं, उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन अब उम्मीदें सारी जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। लिहाजा आज जो ग्रुप मैचेस हैं उसका आखिरी मैच जो है भारत और नीदरलैंड के दरमियान खेला जा रहा है। पाकिस्तान का अब कोई जिक्र नहीं होगा वर्ल्ड कप के दौरान। तो ये शायकीन क्रिकेट के लिए वो लोग जो कि सब कुछ छोड़ के, अपने तमाम काम धंधे छोड़ के क्रिकेट देखने के लिए बैठ जाते हैं और डिस्कशंस हो रही होती हैं, बल्कि झगड़े हो रहे होते हैं परफॉर्मेंसेस के ऊपर, उन लोगों के लिए बड़ा ही मायूसी का दिन कल था। जाहिर सी बात है जब लास्ट मैच जो है, कल तो नहीं, लास्ट मैच जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हारा, और अगर जीतता भी तो एक बड़े ही मार्जिन, बल्कि नामुमकिन किस्म के मार्जिन के साथ पाकिस्तान को जीतना था उस मैच में। खैर, आज के मैच की पहले हम बात कर लेते हैं। इंडिया और नीदरलैंड के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है, यानी कि पॉइंट टेबल की सबसे ऊपर वाली टीम इंडिया और सबसे नीचे वाली टीम नीदरलैंड, इन दोनों टीमों के दरमियान ये मैच है। इंडिया जो है वो अभी तक अनबीटेबल है और नीदरलैंड ने सिर्फ दो मैचेस अभी तक पूरे इवेंट में जीते हैं। राइट नाउ जो पोजीशन है भाई, इंडिया जो है वो अगर हम आम जबान में कहें तो धो रहा है। नीदरलैंड के खिलाफ 3 विकेटों के नुकसान पर 389 पर इस वक्त इंडिया मौजूद है। श्रेयस अय्यर 123 रन के साथ क्रीज पर मौजूद है। 92 बॉल्स पर उन्होंने 123 रन अभी तक बना लिए हैं। उनका साथ दे रहे हैं केएल राहुल और उन्होंने 60 गेंदों पर 89 रन बना चुके हैं वो। इसके अलावा विराट कोहली ने 51 रन बनाए, शुभमन गिल ने 51 रन बनाए हैं, रोहित शर्मा कप्तान 61 रन बना चुके हैं। जो दोनों ओपनर्स थे उनकी जोड़ी ने 100 रन का एक शानदार किस्म का आगाज टीम को फराहम किया, जो कि यकीनन इस वक्त तकरीबन 400 के करीब जो कि रन्स पहुंच चुके हैं। 7 रन दूर हैं 400 तक पहुंचने में। नीदरलैंड के लिए एक बहुत नामुमकिन किस्म का ये टारगेट होने वाला है। ऑल्दो के अगर ये मैच किसी तरीके से नीदरलैंड जीत भी जाता है तो इंडिया की जो पोजीशन है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में जा चुकी है और 15 तारीख को इंडिया ने सेमीफाइनल खेलना है न्यूजीलैंड के साथ। तो जनाब, इसके अलावा जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो मैच था, जिस पर मैंने आगाज होस्ट के साथ बात की कि पाकिस्तान को इंग्लैंड ने 93 रन के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। इंग्लैंड वो टीम चल रही थी जनाब जो कि नीदरलैंड के साथ साथ यानी कि बॉटम के ऊपर थी। तकरीबन तमाम मैचेस हारती जा रही थी, बड़े बड़े मैचेस जीतने वाली, और जो है दिफाई चैंपियन इंग्लैंड जो है पूरे मैच में बिल्कुल ही जो है नाकारा किस्म की टीम साबित हुई थी, लेकिन उस नाकारा टीम ने भी पाकिस्तान को शिकस्त दी 93 रन के एक बड़े मार्जिन से। सेमीफाइनल खेलने के जो अरमान थे पाकिस्तान के, उन पर पूरी तरह से पानी फेर दिया गया। पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए इंग्लैंड को एक नाकाबिल यकीन हद तक बड़े मार्जिन से हराना जरूरी था। इंग्लैंड ने उल्टा पाकिस्तान को जीत के लिए जो है 338 रन का एक बड़ा हदफ दे दिया। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह हदफ सिर्फ 6.4 ओवर्स में पूरा करना था। बिल्कुल 6.4 ओवर्स, जो कि यकीनन आप और हम जानते हैं कि नामुमकिन सी बात है, लेकिन कौमी टीम ये मुश्किल मरहला किसी भी तौर पर पार नहीं कर सकी और सेमीफाइनल की दौड़ से ना सिर्फ बाहर हुई बल्कि मैच भी हार गई। और यूं ग्रीन शर्ट्स का मेगा इवेंट से 5वीं पोजीशन पर इख्तिताम पजीर हुआ उनका जो सफर था। तमाम तौर जो पाकिस्तान का सफर था, ये जो आखिरी मैच था, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो जनाब, वर्ल्ड कप में जारी आज के मैच और पाकिस्तान की मजबूरी तौर पर जो परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, कौन कौन से खिलाड़ी और कौन कौन से बोर्ड मेंबरान हैं जिनकी कुर्सियां जो हैं अब खतरे का शिकार हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब सोहेब अलवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उसके अलावा लीना मोइन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए। सोहेब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं और आज के मैच की सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं। यकीनन बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट मैच तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात करें तो एक पैकेज हमने चलाया, उससे पहले तक केएल राहुल 89 पर मौजूद थे और ड्यूरिंग दैट पैकेज 2 छक्के मार दिए उन्होंने और 62 रन पर सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। श्रेयस अय्यर जो है वो तकरीबन अब 125-150 के करीब पहुंच चुके हैं।
ये वही परफॉर्मेंसेज हैं जो कि एक बड़ी टीम के साथ खेलते हुए इनको दिखाई देती हैं, वही छोटी टीम के साथ दिखाई देती हैं। तो इंडिया की नो डाउट तारीफ करना बनता है। अगर कोहली की बात की जाए, कप्तान की बात की जाए, तो वो खिलाड़ी इनके पास मौजूद हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उनकी टीम जो है वो ट्रस्ट कर सकती है। इस तरह की परफॉर्मेंसेज कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास भी होती हैं, शायद हम भी उसी तरह की पोजीशन में नजर आ रहे थे। आज के मैच की थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं परफॉर्मेंसेज को इंडिया की जानिब से? सब कुछ आपने बिल्कुल सही बता दिया। यही सारा डिफरेंस है। इट्स द अप्रोच, इट्स द माइंडसेट, इट्स द कॉन्फिडेंस। कोई ऐसे शॉट उन्होंने नहीं खेले जो पाकिस्तानी बल्लेबाज के पास नहीं है, लेकिन खेलते नहीं है। बस फर्क ये है, हमें डर ये होता है कि कहीं हम आउट ना हो जाएं, हमें डर ये होता है कि कहीं हमारी जगह ना चली जाए। बस ये फर्क है हम में और उनमें। ठीक है, कुछ कैलिबर का जरूर फर्क है, उनकी स्किल लेवल कुछ बेहतर है, कुछ टेक्निक बेहतर है, लेकिन इतना फर्क नहीं है जितना नुमाया हुआ है इस टूर्नामेंट में। राइट। लीना साहिबा, आप आज के मैच के हवाले से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमने बड़ी डिटेल में बात करनी है पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस के हवाले से, लेकिन इंडिया की खास तौर पर जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वर्ल्ड कप के दौरान कोई भी मैच हारी नहीं है। फिर आज का जो मैच है इसमें भी 400 के करीब, बल्कि 400 मेरे ख्याल हो चुके हैं इस वक्त रन्स में, अगर अपडेटेड नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि 400 से प्लस हो चुके हैं आज के मैच के अंदर भी रन्स। 408 रन अभी तक बना लिए उन्होंने, 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए। राहुल अभी आउट हुए हैं जी। टूर्नामेंट में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही विद द बैट। उनके तीनों फास्ट बॉलर्स जिस तरह वो सीम कर रहे हैं बॉल को, उनकी बड़ी बात हो रही है उनकी सीम पोजीशन पे, और जिस तरह वो रिस्ट को कॉक करके बॉल को सीम कर रहे हैं और स्विंग भी उनको मिल रही है। तो वो दोनों अभी जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे उनकी ओपनिंग हो, चाहे उनका मिडिल ऑर्डर हो, या फिर उनकी बॉलिंग हो, या फिर उनकी स्पिन बॉलिंग हो, जडेजा और यादव दोनों, तो उनकी हर सारी बेसिस कवर्ड हैं। उनकी अच्छी तैयारी हुई है। उनके जो यंगस्टर्स हैं बीच में बैट करते हैं, शेयर्स आईएस हैं या केएल राहुल हैं, वो भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऊपर से तो हिटमैन उनके हैं ही जबरदस्त फॉर्म में, और जो असली किंग हैं बैटिंग के, दुनिया के जो क्रिकेट के किंग हैं विराट कोहली, उनकी तो क्या ही बात की जाए। तो उनकी सारी टीम इन सिंक नजर आ रही है। बड़ी अच्छा उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, इवेंट की इंपॉर्टेंस को वो समझ रहे हैं। वो समझते हैं कि पावर प्ले कैसे खेलनी है, उसमें सेल्फलेस, बिल्कुल सेल्फलेस बैटिंग करते हैं रोहित शर्मा ऊपर से, चाहे वो 40 रन बनाए या 80 बनाए या 30 बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 115-20 की होती है, जिससे टीम को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि बाद में कहीं भी अगर वो स्लो भी हो तो वो कवर हो जाता है। राइट। अच्छा शोएब साहब, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता मैच पाकिस्तान और आजम से जी ले लें तो वो स्ट्राइक रेट ही नहीं है, तो ये डिफरेंस है, दैट इज व्हाई इंडिया इज वेयर इट इज। राइट। शोएब साहब, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच 2019 में जब हम तकरीबन इसी पोजीशन पर थे, जब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश को तकरीबन 300 रन के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त देनी थी, और आज अब हमने ये देखा कि सिमिलरली 4 साल के बाद वही पोजीशन हमारी इंग्लैंड के अगेंस्ट थी जिसमें हम हार गए। 4 साल का एक अरसा जो हुआ बांग्लादेश के साथ, जो हुआ 2019 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, उसके बाद 4 साल के बाद हमने क्या सीखा, क्या बेहतरी लाने की कोशिश की? अगले वर्ल्ड कप के अंदर हम 2019 से भी बुरी परफॉर्मेंस दिखा के जो है घर वापस आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सूरत हाल पर? कुछ नहीं सीखा है और ना सीखने का इरादा है इनका, जब तक इनकी नीयत साफ नहीं होगी। इनका मसला सारा ये है, जो मैंने आपसे पहले भी बताया, जो अभी डिस्कस भी हुआ, कि ये अपने जाती अचीवमेंट पे हैं और ये उम्मीद में रहते हैं कि फला को हरा दे, फला को हरा दे। एक्चुअली 2019 में भी बिल्कुल ये सिचुएशन थी। उससे भी एक बदकिस्मती ये हुई थी पाकिस्तान की कि श्रीलंका के खिलाफ मैच वॉश आउट हो गया था, जबकि श्रीलंका की को हराने का हमारा बहुत अच्छा चांस था। तो दैट वाज अ बिट ऑफ बैड लक। लेकिन इस दफा आपका कोई मैच एज सच वॉश आउट नहीं हुआ, और अगर एक वॉश आउट की तरफ गया तो वो आपका फायदा ही कर गया। तो एक्चुअली वी हैव परफॉर्म्ड वर्स देन 2019 इन दिस वर्ल्ड कप। राइट। लीना साहबा, ये जो पोजीशन इस वक्त हमारी टीम की है, वजूहात की अगर बात की जाए तो क्या बोर्ड के मसले मसाइल हैं, फेवरेटिज्म के इश्यूज हैं, या फिर ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ये जो चैट एक लीक हो गई थी कप्तान की, बोर्ड और अहदेदारान के दरमियान की जो एक चैट थी वो लीक हुई थी, इन चीज़ों का प्रेशर था, मल्टीपल रीजंस थे, लेकिन मेजर रीज़न क्या सिर्फ परफॉर्मेंस को कहा जा सकता है, या फिर और जो चीज़ें अवामिल हैं वो असरअंदाज हुए टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर?
देखिए, सारे जो वजूहात आप कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा तो उन सब का उसमें जरूर अमल दखल है, लेकिन जो मेरे मुताबिक जो मेजर चीज है, क्रिकेट में कप्तानी बहुत बड़ी चीज होती है। कप्तान का जो एक असर रसूख होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर कप्तान जो है अक्लमंद हो, उसको लीड करना होता है, उसने स्क्वाड सही सेलेक्ट किया हो। इस केस में तो सारा स्क्वाड भी बाबर आजम ने सेलेक्ट किया था, किसी का कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने ओवर रूल किया सारी क्रिकेट कमेटी को, जिसमें मिसबा और हफीज शामिल थे, और फिर चीफ सेलेक्टर इंजमाम को भी ओवर रूल करके वही स्क्वाड सेलेक्ट किया जो वो चाहते थे, और इतना गलत स्क्वाड सेलेक्ट किया। मैं बार बार कहती रहती हूँ कि नवाज और जो है शादाब, उनकी कोई वो T20 बॉलर्स हैं, T20 प्लेयर्स हैं, वो नहीं है, वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, उनको लंबे ओवर्स बॉल करने की आदत नहीं है। उनकी बॉल एक जगह जो स्पिनर की पहले लैंड होती है 4 या 5 डिलीवरीज, और फिर वहां से जब वो लैंड होने शुरू हो जाती है एक जगह पर, तो वहां से फिर वो स्पिन करते हैं या गूगली करते हैं, बाहर निकालते हैं या अंदर लाते हैं। वो ही नहीं हो रही। तो वो तो आपको नजर ही आ जाता है। और अगर आप देखें तो अगर आप बात करें कि इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा लॉस्ट कैरेक्टर, सबसे ज्यादा लॉस्ट प्लेयर कौन था, तो वो नवाज थे। तो ये मुझे तो ऐसा लगा कि कोई बाबर ने ये प्लान किया कि ये कोई बॉयज ट्रिप प्लान कर रहे हैं जिसमें अपने 3-4 दोस्त भी ले चलें, कोई इंडियन फिल्म की शूटिंग हो रही है। अच्छा लीना, बाबर बजाते खुद भी कोई बहुत ज्यादा, लीना ये बताएगा, बाबर हमने देखा कि खुद भी बहुत ज्यादा कोई इन्वॉल्व नजर नहीं आए पूरे इवेंट के दौरान। बाबर की अपनी जो एक जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है, वो हमें पूरे थ्रू आउट इवेंट उस तरह से दिखाई नहीं दिया। वो जब जब उनके हमने शॉट्स देखे वो कुछ हद तक परेशानी हमें दिखाई दी हैं, यानी कि उनको पता था चीज़ें जो है शुरू से ठीक नहीं चल पा रही हैं और उसको ठीक वो नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ऐसे में आपकी जो कप्तानी है उस पर तो सवाल उठेंगे। 100%। देखिए, आपने स्क्वाड सिलेक्ट नहीं किया, आपको दिल में पता है कि आपके 4 प्लेयर तो आपने हसन अली, शादाब, नवाज और कोई और एक 4 प्लेयर्स तो आपने ऐसे सिलेक्ट किए जो होने ही नहीं चाहिए थे टीम में। और जो 2 प्लेयर्स होने चाहिए थे, जमान उनका स्लिंगिंग एक्शन है और यॉर्कर बहुत अच्छा करते हैं, 140 की स्पीड है। नजर आया कि वो अच्छा, उनके नर्व्स बड़े स्टील के हैं वो, और आपके मिस्ट्री स्पिनर अबरार जिन्होंने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में परेशान करके रख दिया था, वो आपने ट्रैवल रिजर्व में बिठा दिए। तो अब मतलब इस किस्म की थिंकिंग, उसको खुद तो पता था ना कि उससे क्या गलतियां हुई भी हैं। तो जाहिर है आप इंडिया जा रहे हैं, आपके पास तो 2 जेन्युइन स्पिनर होने चाहिए थे। कल भी मैंने ये बात की थी कि वो टीम्स जिनके स्पिनर्स अच्छा खेले हैं, चाहे वो इंडिया हो या वो न्यूजीलैंड हो सैंटलर और रविंद्र के साथ, या फिर वो जैम्पा के साथ ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर महाराज के साथ साउथ अफ्रीका, वही चारों टीम्स सेमीफाइनल्स में पहुंची हैं। आपके पास तो अरसों से कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं आपने प्रोड्यूस किया, ना उससे कहीं डोमेस्टिक में काम किया, ना कोई नजर आया तो उसको ग्रूम किया। एक वो उमर थे आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर, बड़े अच्छे, उन्होंने पीएसएल के 1-2 सीजन खेले, उन्होंने पता नहीं कहां गायब कर दिया। इमाद वसीम जो अच्छा खेल रहे थे बहुत पिछले 2 सालों से, आपको वो पर्सनल कुछ को पसंद नहीं है, उनकी शायद दाढ़ी या मूछ या जो भी इशू यहीं पर स्टार्ट होता है लीना के परफॉर्मेंस से जो प्रायोरिटी है वो इस बात को दी जाती है कि कौन सा खिलाड़ी किसको पसंद है, किसको नहीं पसंद है। अच्छा, हमें अभी नयरुद्दीन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और सुहेब अलवी साहब को किसी मसरूफियत की वजह से जाना है। तो सुहेब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट नयरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर साहब, थ्रू आउट हम इवेंट में हम ये बात करते आ रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से, अभी थोड़ा सा मौका देना चाहिए, चांस बनेगा। अब तो जनाब नैयर डूब चुकी है, अब कोई चांस नहीं है, तमाम जो मामला है वो सिमट चुका है और ये बात तय हो चुकी है कि चाहे वो बोर्ड की बात हो, चाहे वो परफॉर्मेंसेस की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, सिलेक्शन की बात हो, हर चीज में इश्यूज हैं। अब इश्यूज को पॉइंट आउट तो किया जा रहा है, लेकिन इनको हल कौन करेगा सर? देखें, इश्यूज जो है ना, अब वो मैचेस के मुताबिक ही आगे उनको हल करना चाहिए। फिलहाल हमें देखना ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जो तीन टेस्ट मैच खेलने, उसके लिए कौन सी टीम सेलेक्ट होनी है, और उसके बाद साथ ही वहां से हमने जो न्यूजीलैंड में 5 T20 खेलने, उसके लिए कौन सी टीम, ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट है हमारी। इसमें मोस्ट इमीडिएट तो ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए। तो वहां पर मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर शान मसूद को कंसिडर कर लिया जाए एज ए कैप्टन, क्योंकि बाकी फिर जो है हमारे कुछ मतलब अगर निकाल दें इसको, बाबर को एक साइड पे कर दें,
तो उसके बाद कुछ ऐसे और भी नाम आ जाते हैं विद इन द टीम जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो भी ग्रुपिंग्स पे बहुत बिलीव करते हैं। तो ग्रुपिंग्स की वजह से हम इस वक्त इस बुरे हाल में पहुंचे हैं। नतीजा ये हुआ है कि हमारे जो अच्छे नैयर साहब, इस वक्त कप्तान की तब्दीली क्या ये पॉजिटिव साबित होगी? क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक टीम के अंदर कई ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि अपना कप्तान सामने लाना चाहते हैं। अब उनमें से कोई एक कप्तान अगर सेलेक्ट कर लिया जाता है तो जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनका कप्तान ज़ाहिर सेलेक्ट नहीं होगा, फिर आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी इफेक्ट होगी, जो कारकर्दगी है ज़ाहिर है वो भी उसके ऊपर फिर इफेक्ट होगी। क्या लगता है कि इस वक्त कप्तान को तब्दील करना दुरुस्त फैसला होगा? बिल्कुल दुरुस्त फैसला होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जी जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हैं, उसके लिए मैंने कल भी गुजारिश की कि जो एक नाम दे रहा हूँ शान मसूद का, उसको अगर आप कैप्टन बनाते हैं तो उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मर टेस्ट कैप्टन उसको आप साथ में जरूर भेजें। उसमें मैंने नाम लिए थे, सीनियर मोस्ट में जावेद मियादाद हैं, मोहसिन हसन खान हैं, आमिर सुहेल हैं, या इस तरह के आप और किसी को भी समझ लें। वो मतलब वो लोग जो कि क्रिकेट समझते हैं और स्ट्रांग वो टीम को यूनाइट भी रख सकें, उनको मतलब भेजें और वो इनके साथ जाएं एज ए मेंटोर हो या एज ए नॉन प्लेइंग कैप्टन हो या जो भी हो, साथ उनको कोई भी ओहदा दे दें। और साथ में ये है कि जो इस वक्त कोचिंग स्टाफ है उनको भी ये मतलब बावर कराना होगा कि ये नहीं हो सकता कि इंग्लैंड से बैठ के कोच को, अगर वो मतलब बाउंड है बीसीबी जो ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है पिछले लोगों ने, तो फिर तो आप शायद कोचिंग स्टाफ तब्दील ना कर सके, अदरवाइज कोचिंग स्टाफ भी तब्दील हो जाना चाहिए। राइट लीना, आपका क्या स्टेक है इसके ऊपर कि कप्तान को इस पोजीशन के ऊपर तब्दील करना एक दुरुस्त फैसला साबित होगा? और अगर होगा, कौन से ऐसे नाम हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन सा शख्स होगा जिसको कप्तान इस वक्त सेलेक्ट करना टीम के लिए बेहतर होगा, जिसके अंडर टीम जो है वो इत्तेहाद के साथ यूनाइटेड होके खेल सके? शायद एशिया कप और वर्ल्ड कप के दरमियान इतना टाइम नहीं था, वरना तो मेरा तो ख्याल है एशिया कप से पहले चेंज होना चाहिए था। और मैंने बहुत इससे बात हुई, मेरी नैयर साहब पे भी इससे डिस्कशन हो चुकी है कि एशिया कप से पहले कप्तान चेंज होना चाहिए था। अब तो मतलब पानी सर से कितना ऊपर चला चुका है, कब से हम डूब चुके हैं, तो कप्तान तो फौरन चेंज होना चाहिए। और एक और बात जो आप कह रहे थे, अभी तो हमारे पास चीफ सेलेक्टर नहीं है, तो फौरन तो चीफ सेलेक्टर और कप्तान तो मतलब विद इन दिस वीक ये दोनों डिसीजंस होने चाहिए। और जो कप्तान आप मेरी बात कह रहे थे, तो मैं शान मसूद की अच्छी सजेशन है नैयर साहब की, लेकिन क्योंकि वो तो प्लेइंग 11 में भी नहीं है तो वो बिल्कुल एक बाहर से एंटिटी आ जाएंगे। अगर आपने प्लेइंग 11 से लेना है तो मेरी ख्वाहिश पर्सनल ये है कि भाई टेस्ट का और वनडे का कप्तान आप रिजवान को बना दें और फौरी तौर पे आप T20 का कप्तान शाहीन आफरीदी को बनाएं, तो आपके पास कप्तान तो टीम के अंदर तो मौजूद हैं। हाँ, शान मसूद की बात उस वक्त बनती थी अगर वो कम से कम किसी टीम में तो होते, तो क्योंकि वो समझदार पढ़े लिखे इंसान है, तो बिल्कुल उनकी चॉइस एक हो सकती है, मुझे उसमें एतराज नहीं है। लेकिन प्लेइंग 11 पे नहीं है, वो मुझे एतराज है। तो मेरे तो दो चॉइसेस, रिजवान फॉर वनडे एंड टेस्ट एंड शाहीन आफरीदी फॉर T20s। ठीक है, रिजवान की तो इससे पहले भी बात हो रही थी और सजेशंस जो है वो सामने आ रही थी। अब देखना ये होगा कि बोर्ड आगे जाकर क्या फैसला करता है, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान की सीरीज़ आ रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी यकीनन। वर्ल्ड कप का सफ़र तो तमाम हो चुका है और अब देखना ये कि आगे के लिए हमने क्या तैयारी करनी, चीज़ों को बेहतर कैसे करना है। जो सांप गुजर चुका है उसकी लकीर जो है उसको पीटते रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स एनालिस्ट लीना मोइन साहबा, हमारे साथ मौजूद थी सोहेब अलवी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, और अभी नैयरुद्दीन साहब हमारे। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया जनाब। इस वर्ल्ड कप के दौरान जो फैक्ट्स हैं उसमें अगर बात की जाए सबसे बुरी कारकर्दगी के हवाले से, बॉलर्स के हवाले से, तो हारिस रऊफ का नाम जो है वो प्रोमिनेंट होगा, जिन्होंने 9 मैचेस में 533 रन दिए नहीं बल्कि एक तरह से बांटे हैं, लुटाए हैं। तो जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने अपने नाम इस तरह से कर लिया। फिर शाहीन की अगर बात की जाए तो शाहीन ने वसीम अकरम का एक वर्ल्ड कप के दौरान 18 विकेटों का जो रिकॉर्ड है उसे ब्रेक ज़रूर किया, वहाँ तक ज़रूर पहुँचे, लेकिन ऐसे विकेटों का फ़ायदा नहीं है जो कि टीम को मैच ना जितवा सके, यानी कि मैच विनिंग कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी थी, उन्होंने 18 विकेटें हासिल की। ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे और कुछ दीगर खेलों की भी बात करेंगे। स्टे विद अस।
और इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे एक और खेल की। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान खिलाड़ी फजल वदूद, जिन्होंने इंडोनेशिया में स्पोर्ट्स IFSE क्लाइंबिंग एशियन ओलंपिक्स क्वालिफायर्स 2023 में बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसल वदूद क्वालिफाई नहीं कर सकें। लेकिन इससे कबल साउथ कोरिया में होने वाले सरमाई खेलों में भारत को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल वो जीत चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वदूद, उनसे बात कर लेते हैं। फैसल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इस मुकाबले के बारे में ज़रा बताइएगा, कितना चैलेंजिंग ये मुकाबला था? क्वालिफाई आप नहीं कर सके, कोई बुरी बात नहीं है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, लेकिन इससे पहले आप बड़े जो मुकाबले हैं वो जीत चुके हैं, पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर चुके हैं अपनी इस फील्ड में। आगे के लिए जो मुकाबले हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या प्रिपरेशंस हैं, उसके हवाले से ज़रा बता दीजिएगा। बिल्कुल, एक एथलीट का ये ड्रीम होता है कि वो ओलंपिक्स तक रसाई हासिल करे, क्योंकि जितने भी एथलेटिक्स के या एडवेंचर के या उनसे रिलेटेड जो स्पोर्ट्स होती हैं, उनका लास्ट जो आप डिग्री के लें वो ओलंपिक्स ही होता है। वेल, थोड़ा सा दुख तो इस बात का है कि क्वालिफाई नहीं कर सके। इट्स जस्ट बिकॉज के लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि जिन एथलीट्स के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे थे, नो डाउट वो वन ऑफ द बेस्ट थी, और दुख इसलिए भी हुआ क्योंकि एक साल से हम इस जो है प्रैक्टिस इस इवेंट के लिए हम कर रहे थे कि हम इसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। वेल, हमसे जितना हो सकता था हमने अपनी एफर्ट पूरी डाली, और मेरा कंपटीशन जो था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 2 टाइम जो रह चुके हैं वैदरिक, जिनका ताल्लुक इंडोनेशिया से बजाते खुद था। राइट, अच्छा फजल, सॉरी मैंने आपको फैसल कह दिया। फजल, ये बताइएगा, गिलगित बल्तिस्तान नौजवान वैसे भी खेल की सरगर्मियों के हवाले से काफ़ी मशहूर है, लेकिन आपको कैसे इन इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेने का ख्याल आया? किसी टीचर ने, किसी उस्ताद ने आपको तरबियत दी, या फिर खुद ज़ाती लगन की बदौलत आप आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं? वेल, मैं ज़रा इसको स्टार्टिंग से लेना चाहूँगा। 2011 से मैंने स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग स्टार्ट की, क्योंकि तब ऑब्वियसली इनिशियल स्टेज था मेरा। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके कभी स्कूल लेवल पे, फिर इसी तरह जूनियर नेशनल्स में आके, जूनियर नेशनल में जब मैंने कम्पीट किया तो वहाँ पे काफ़ी मेडल्स मिली, और फिर इसी तरह करते करते 2016 में जूनियर जो यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप था ग्वांगजू चाइना में, तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। तो इसी तरह करते करते बीच में जब कोरोना आया तो उसमें चूंकि कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो हम अंडरग्राउंड जो है प्रैक्टिसेस वगैरह किया करते थे। तो जब हमें दोबारा मौका मिला इसका 2023 में, और सितंबर से हमारा ये जो सफ़र है इंटरनेशनल का ये स्टार्ट हुआ फिर से। सितंबर में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि वुजेंग में चाइना में वर्ल्ड कप हुआ, और वो मेरा डेब्यू वर्ल्ड कप था। एंड नो डाउट वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स और प्लेयर्स अक्रॉस द ग्लोब वो उन्होंने शिरकत की थी, और उनके साथ मुकाबला करके इस स्टेज तक पहुँचना, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, और वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। ज़बरदस्त। अच्छा फजल, ये जो स्पोर्ट्स है, एक ज़ाहिर है इसके लिए एक मखसूस मकाम, एक हाइट, और फिर उसके बाद हैंडल्स लगाना, तो इसकी जो प्रैक्टिस है उसके लिए प्रॉपर एक इंतज़ाम की ज़रूरत पड़ती है। तो इस गेम के लिए आपको किसका जो है साथ मिला, किसकी हेल्प मिली, कहाँ से आपको रहनुमाई मिली? जैसे कि पाकिस्तान में क्रिकेट बड़ा फेमस है, स्क्वॉश है, या हॉकी को बड़ा पहचाना जाता है, और इसी तरह चाइना में इसकी काफ़ी जो है पॉपुलैरिटी है। इसी तरह इंडोनेशिया में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको ज़्यादा जो है सराहा जाता है, और तकरीबन जितने भी आपको फास्ट एथलीट्स मिलेंगे वो इंडोनेशिया से मिलेंगे, वैदरिक, कैरोमेल, और इसी तरह असफर जैसे जो फास्ट क्लाइंबर्स हैं, स्पीड क्लाइंबिंग जिसे कहते हैं। और इसी तरह फिर आपको जो है साउथ कोरिया से लीड क्लाइंबर्स अच्छे मिलते हैं, और जापान से जो है लीड और बोल्डर के बड़े अच्छे मिलते हैं। चाइना से भी आपको स्पीड और लीड के काफ़ी जो है अच्छे मिलते हैं। तो जैसे मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि विंटर गेम्स हो या समर गेम्स हो, जितने भी यूरोपियन गेम्स होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। उनका जो है टेक्निक और उनका जितना भी इक्विपमेंट है वो सारा जो है बाहर से ही होता है। बट पाकिस्तान में हमारे पास इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, ना होने के बराबर है। एक वॉल है, उस पे हम अपनी प्रैक्टिस किया करते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है, और
और वो जो है ऑफिशियली राइट। उस लेवल की नहीं है जैसे कि होनी। फजल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। फजल वदूद हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग किस्म का लेकिन इंतहाई मुश्किल ये स्पोर्ट्स है क्लाइंबिंग का। इस बार आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस का सिलसिला जारी रहेगा और आगे के जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें आप पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। इसी के साथ नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे बोल स्पोर्ट्स से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।